हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें आप एल्किल हैलाइड किसे बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड कब बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड कब बोलेंगे, वेंजाइलिक कब बोलेंगे, एराइलिक कब बोलेंगे, ये डाई हेलो एल्केन है और दोनों हैलोजन सेम है, तो उनके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, विस डाई हैलाइड कब बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड कब बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड। हेडिंग क्या हो जाएगी? नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड। देखिए, CH बॉन्ड के अगर नेचर की बात करें तो जरा समझिएगा। कार्बन वैलेंसी 4 होती है, तो 3 वैलेंसी तो किसी और से सेटिस्फाई होगी और चौथी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही होगी? हैलोजन से। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का होगा, जिससे मिलकर के ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड बन रहा होगा। As we know that the electronegativity of halogen is greater than the carbon. हमें पता है भाई, जो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो विद रेस्पेक्ट टू कार्बन ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हैलोजन अपनी तरफ विथड्रॉ करने की एबिलिटी रखेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है हायर द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to attract the electron pair toward itself, higher will be its electronegativity. Yeah, higher the electronegativity of the element, then higher will be the ability to attract the shared pair of electron toward itself. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही हमने क्या पढ़ी थी कि एक एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने और दूसरे एटम के बीच में, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। उसी को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो खींचने की एबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ये हैलोजन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की पोटेंशियलिटी रखेगा, जिसकी वजह से जब ये देखो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, बट यहाँ पर पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, पार्शियल अट्रैक्शन या शिफ्टिंग हो रही है, इसीलिए स्टार हैलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of halogen, due to high electronegativity of halogen, halogen attract the shared pair of electron toward itself, hence bond between carbon and halogen is polarized, और इसीलिए इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया? पोलराइज्ड हो गया। एक चीज और समझते हैं जरा बॉन्ड लेंथ को लेकर के। देखिए, जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा, समझना जरा, साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो हैलोजन का साइज बढ़ने के साथ साथ कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा तो फिर बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और जब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करने लगेगी? डिक्रीज करने लगेगी।
क्योंकि बॉन्ड जितना बड़ा तोड़ना उसको उतना ही आसान, बॉन्ड लेंथ जितनी कम उसको ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आएंगे तो साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा, साइज ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, बॉन्ड का ब्रेकेज आसान होने लगेगा। ये होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन के कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम लोग एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किन किन तरीकों से कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं प्रिपेयर करने के। हम लोग पहले तरीके की बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के। फर्स्ट है, आप क्या करिए, आपके पास जो एल्कोहल है ROH, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दीजिए। एनहाइड्रस का मतलब ड्राई, जिसमें वाटर मॉइस्चर ना हो। ऐसा करने पर क्या होगा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा, Cl है तो Cl से, और साथ में बन जाएगा H2O। मतलब जब आप एक अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराएंगे तो ऐसा करने पर RCl बनेगा, साथ में H2O बनेगा। ठीक है, अब देखो R क्या होता है पहले समझते हैं। R सिंपली डिनोट करता है किसी एल्काइल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल ये CH3OH होता तो CH3 क्या हो गया, R हो गया। CH3CH2OH होता तो CH3CH2 क्या हो गया, R हो गया। मैं सिंपली मैं यहाँ पर बोलूंगा R denote the alkyl group। कहीं भी, ठीक है। तो आपने एक अल्कोहल लिया, कंसंट्रेट HCl डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला, RCl बन गया टुगेदर विद H2O। सेकंड वे की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वे में आप क्या करिए, अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल के ऊपर PCl3 डाल दीजिए। जैसे ही आप PCl3 डालेंगे ये क्या करेगा, RCl बनाएगा, साथ में बनाएगा H3PO3। RCl बनाएगा, साथ में बनाएगा H3PO3। सिमिलरली आपने अगर किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दी, PCl5 के साथ कराएंगे, अगेन RCl बनेगा, लेकिन साथ में मिलेगा POCl3 एंड HCl। अब अगर आपने क्या करा, किसी अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 प्लस NaBr के साथ करा दी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RBr मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा, साथ में मिलता है H2O। सिमिलरली आपने क्या करा, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ करा दे। यहाँ पर X ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, RH मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने यहीं पे क्या करा, अल्कोहल लिया और उसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ऐसा करने पर ये क्या करेगा, RCl बनाएगा, साथ में SO2 बनेगा, साथ में HCl बनेगा। देखिए 6 तरीके थे हमारे पास अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाने के। देखिए पहली बात तो आप समझिए, मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, आप रिएक्टेंट को याद रखें, प्रोडक्ट को याद रखें और रिएजेंट को याद रखें। जो साइड प्रोडक्ट्स हैं अगर ये आपको याद नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे याद रखे जाते हैं, रखने होते हैं कंपल्सरी, जहां पर आपकी रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन होती है।
जहाँ रिएक्शंस के नाम होते हैं, जैसे किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई रिएक्शन है तो वहां पर आपको साइड प्रोडक्ट भी याद रखने पड़ेंगे कि ये रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं होते, ये रिएक्शंस या तो आपके प्रोडक्ट पूछते हैं या कन्वर्जेंस में यूज होती है। तो कम से कम आपको मेन प्रोडक्ट पता होने चाहिए, साइड प्रोडक्ट पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अल्कोहल की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HCl प्लस NiHplus ZnCl2 के साथ करा सकते हैं, PCl3 PCl5 H2SO4 NaBr रेड फास्फोरस X2 SOCl2 इनमें से कोई भी। देखिए जनरली जो Cl लिया है या मैंने Br लिया है, देखो ये स्पेसिफिक है Br और I होगा, बाकी जगह Cl या Br की जगह आप Cl या Br ही लिया जाता है, तो आयोडीन नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर। जबकि अगर फ्लोरीन की बात करें तो हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से उसकी रिएक्शन जनरली वायलेंट होती है, तो इसीलिए उसको बनाने के स्पेसिफिक मेथड्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो कॉमनली जब भी हैलोजन लगेगा तो वो या तो क्लोरीन होगा या फिर वो ब्रोमीन होगा। तो ओवरऑल ये 6 मेथड्स हो गए। देखो एक बड़ी आसान सी भाषा में इनको मैं समझा देता हूँ। देखो ये अगर आप पूरी रिएक्शन याद करते तो ऐसे नहीं, तो जनरल वे क्या होगा, आपने लिया एल्कोहल और अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं आप किसमें, एल्किल हैलाइड में। तो 6 रास्ते हैं आपके पास। पहला कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दूसरा PCl3, तीसरा PCl5, चौथा H2SO4 प्लस NaBr, पांचवा रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन, छठा SOCl2। ये 6 वेज हैं जिनसे आप अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी आपको अल्कोहल दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि भाई आपके पास ना इथेनॉल है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है आपके पास CH3CH2OH है, इसके ऊपर क्या करिए आप SOCl2 डाल दीजिए। तो SOCl2 का काम क्या होता है, जहां OH लगा है उसको हटा करके क्या लगा देना, हेलोजन लगा देना, हेलोजन के नाम से कौन Cl, तो क्या मिलेगा CH3CH2Cl, साइड प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो SO2 प्लस HCl हो गई रिएक्शन। मतलब ये ऐसी रिएक्शंस थी जिन रिएक्शन में किसी अल्कोहल में जो OH ग्रुप लगा होता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता था, उसको हैलोजन के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, जो OH ग्रुप लगा है उसको हटा करके आपको क्या लगा देना है, हैलोजन। मतलब जब भी आपको अल्कोहल दिया हो रिएक्टेंट और उसके ऊपर इन 6 में से कुछ भी पड़ा हो, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है उस अल्कोहलिक ग्रुप को डिस्प्लेस करा दीजिए हैलोजन से, हैलोजन लग जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप हट जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहीं पे कुछ चीजें और याद रखनी है। ये जो है आपका ROH SOCl2 RCl SO2 प्लस HCl, इस मेथड को आप नाम देते हैं डार्जन मेथड, डार्जन मेथड या ग्रूव मेथड भी बोल देते हैं। सिंपली डार्जन मेथड यूज किया जाता है तो इसका नाम क्या हो गया, डार्जन मेथड। देखिए एक रिएजेंट है यहाँ पे जिसको मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इसके नाम को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कशन भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। अब बात आती है रिएक्टिविटी। देखिए बेसिकली हम लोग इस वे को यूज करते हैं, रिएजेंट है हमारा, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा HCl रिएक्ट करता है। तो अगर इस रिएक्शन की हम लोग थोड़ी सी बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उनकी तो रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ तभी होती है जब एनहाइड्रस ZnCl2 हो, मतलब कैटलिस्ट हो, मतलब कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर इसकी जगह टर्सरी अल्कोहल ले लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में टर्सरी अल्कोहल को रिएक्ट कराने के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सिंपली आप HCl लीजिए, उसके साथ उसे शेक करिए और शेक करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टर्सरी अल्कोहल है यहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी
इस केस में ज्यादा होती है, और जब टर्सरी की सबसे ज्यादा है तो उससे कम सेकेंडरी की और उससे कम प्राइमरी की। तो इस केस में मैं रिएक्टिविटी बताता हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, आप अलग से मेंशन करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड ल्यूकास रिएजेंट। तो सबसे ज्यादा टर्सरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे कम प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्सरी अल्कोहल की, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल की, और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल की होती है। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें यहाँ से हो गई। एक छोटी सी बात और आती है, उसको भी जरा मैं यहीं पे समझता हूँ। मैंने अभी बोला था कि भाई एल्किल है, एल्कोहल है कोई, तो आर और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड के टूटने के साथ साथ हैलोजन के साथ उसका नया बॉन्ड बनेगा। तो यही मैं एक केस लेता हूँ जहां पर ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं हो पाती। मैंने क्या करा, बेंजीन ले ली, समझना जरा, और बेंजीन के ऊपर लगा दिया OH। अब आप इनके ऊपर जो 6 रिएजेंट थे, 6 में से कोई भी डालो, मैं नाम नहीं लिख रहा बार, 6 में से कोई भी डालो तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो बात आती है ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, जरा समझो ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपका फिनॉल था, बेंजीन के ऊपर OH लगाए, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होने की वजह से मैंने आपको बताया था ये प्लस R ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन पे बढ़ाने का काम करेगा। तो देखिए ये अपने लोन पेयर को जैसे ही से डोनेट करेगा, तो इसके देखो 1 2 3 4 बॉन्ड तो बन रहे थे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। तो कार्बन अनस्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कॉर्नर वाले एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा देखो, ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड जब इस पे शिफ्ट हुआ तो इस पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। अब देखो, अब अगेन नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसी कंडीशन जैसे ही मिले, नेगेटिव चार्ज को सिंगल बॉन्ड पे ले जाओ, डबल बॉन्ड को कॉर्नर एटम पे, ये क्या मिलेगा देखो, इस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड को कॉर्नर एटम पे, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा जैसे ही मिलता है नेगेटिव चार्ज को सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड को अगले एटम पे, क्या मिलेगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड को अगले एटम पे। देखो इसके रिजल्टेंट ये 5 स्ट्रक्चर बने, पहला, दूसरा, तीसरा, और मैंने ये बताया था इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब इन सारे स्ट्रक्चर को मर्ज करके हम लोग एक हाइब्रिड बनाए, एक रियल स्ट्रक्चर बनाए, तो देखो सभी जगह देखो, यहाँ पर ये बॉन्ड सिंगल था, यहाँ सिंगल था, सिंगल था, सिंगल था, यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे ये सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ डबल है। तो कोई बॉन्ड कहीं सिंगल है तो कहीं डबल है, तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो गए, पार्शियल डबल। ऊपर वाला बॉन्ड ये देखो, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल, डबल डबल सिंगल, तो ये वाला बॉन्ड भी कैसा हो गया, पार्शियल डबल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 3 जगह पॉजिटिव चार्ज है, 2 जगह नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए, अब जैसे ही आप उन 6 में से कोई भी रिएक्शन को कराने जाएंगे, तो वहां पर क्या होता था अब तक, एल्किल हैलाइड के केस में R और X के बीच में जो बॉन्ड होता था वो होता था सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो इजी टू ब्रेक। लेकिन यहां पर देखोगे तो बॉन्ड कैसा हो चुका है, पार्शियल डबल हो गया है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और पार्शियल डबल होते ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, जिसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया है,
और पार्शियल डबल बॉन्ड होते ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इसीलिए फिनॉल के केस में ये रिएक्शंस नहीं हो पाती। मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, ड्यू टू द रेजोनेंस कार्बन OH COH bond in phenol become partial double, hence difficult to break, hence difficult to break, hence difficult to break, therefore phenol can't react with given reagents to form aryl halide। एरियल इसलिए बोल रहा हूँ कि बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। गिवन रिएजेंट का मतलब जिससे रिलेटेड ही पूछा हो, मतलब ल्यूकास से पूछा तो ल्यूकास लिख देंगे, NaBrH2SO4 से पूछा तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो फिनॉल आसानी से रिएक्शन नहीं देता इन छह में से किसी के साथ, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन, भाई ये कार्बन होगा ना, तो इस कार्बन और हेलोजन कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया, पार्शियल डबल हो गया। डबल होते ही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ये लैंग्वेज लिखेंगे और इसके साथ साथ रेजोनेंस जरूर बनाएंगे। जब भी रेजोनेंस की बात आएगी, जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी चीज को रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए आपको वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी बनाना ही है, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, इट डजंट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, रेजोनेंस का एक्सप्लेनेशन दिया है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी बनाना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आपको किससे बनाना है, हाइड्रोकार्बन से बनाना है एल्किल हैलाइड को। पहले हमने किससे बनाया था एल्किल हैलाइड को, अल्कोहल से। अब किससे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से। देखिए हाइड्रोकार्बन से बनाने के 3-4 वे होते हैं। पहले फर्स्ट को लेता हूं, बाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, बाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। देखिए हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिया कि फ्री रेडिकल में पढ़ा था, अगर वहां फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा होता तो यह समझ में नहीं आता क्या है। तो फ्री रेडिकल तो हमें पता है, जब कहीं बॉन्ड की होमोलिसिस होती है तो उसके रिजल्टेंट जो रेडिकल बनते हैं वो फ्री रेडिकल होंगे, और होमोलिसिस के रिजल्टेंट अगर रेडिकल जो बन रहा है वो कार्बन पर हो तो फिर वो कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो यहाँ देखो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया फिर उसको समझते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन हैलोजन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। हैलोजनेशन फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कराना है तो हमेशा आपको हीट एंड लाइट लेनी पड़ेगी, तो यूवी रेज होगी और साथ में हीट अप कर दीजिए इसको। देखो ऐसा करने पर देखो यहाँ पर होमोलिसिस इस बॉन्ड की हो, यहाँ पर इस कार्बन पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिसिस हो तो कार्बन पे एक रेडिकल जनरेट होगा एक हाइड्रोजन पर, और कार्बन पे रेडिकल जनरेट होगा तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। इस कार्बन पे भी सेकेंडरी रेडिकल और इन दोनों पर प्राइमरी। तो ये इस पर और इस पर सेम बन रहा है, इस पे और इस पर सेम। देखो मैं जरा दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH CH3, ये होमोलिसिस मान लो हो गई, तो ये क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH, इस पर रेडिकल साथ में CH3। सिमिलरली अगर इस वाले कार्बन पे हुई तो, अगर इस पे हो रही है तो CH3 CH2 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 रेडिकल, ऐसा ही तो होने वाला है। अब चाहे इस पे जाए चाहे इस पे रेडिकल बने, दोनों एक ही बात होंगी, प्राइमरी बनेगा, इन दोनों पर भी सेम होंगी, सेकेंडरी बनेगा। तो जब भी फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होता है
तो जितने भी टाइप के उस सब्सटेंस में रेडिकल बन सकते हैं, उन सारे के सारे सब्सटेंस से मिलकर के प्रोडक्ट बनता है। क्लोरीन क्या करेगा, Cl2, वो अपने रेडिकल बनाएगा, जिसके रिजल्टेंट 2 Cl रेडिकल बनेंगे। अब ये Cl रेडिकल इसके साथ मिलकर के कंपाउंड बनाएगा, इसके साथ मिलकर के भी कंपाउंड बनाएगा, तो CH3 CH2 CH Cl CH3 प्लस CH3 CH2 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 Cl। सेकेंडरी वाले पे भी लग गया, प्राइमरी वाले पे भी लग गया, और इसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन गया। देखो अगर इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इसका फॉर्मूला देखो, C4H 3 2 5 6 और 3 9 Cl। इसका भी देखो 1 2 3 4 C4H 3 2 5 2 7 2 9 Cl। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट आ रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में, पोजीशंस को लेकर के। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको आप आपस में बोलते हैं आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कराते हैं तो उस दौरान जितने भी पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे बनते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑल पॉसिबल ड्यूरिंग द free radical halogenation all possible isomeric products are formed, all possible isomeric products are formed which are मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड। देखिए जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो डाई हेलो या पॉली हेलो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे जब भी रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड होंगे। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन, सब्स्टिट्यूट का मतलब लगा। तो ऐसे कंपाउंड्स हम बनाएंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड में एक हेलोजन लगा हो, दो या दो से ज्यादा हेलोजन यहाँ पर नहीं लगे। ओके, देखिए ये तो एक केस हो गया। कभी कभी क्या होता है आपसे, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपको डायरेक्टली कोई भी एक एल्केन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर कितने मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो उस केस को जरा समझते हैं कि कोई एल्केन कितने मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझो, ये वाला कैसा रेडिकल था, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी वाले पे बना, ये प्राइमरी था तो प्राइमरी वाले पे बना है। अब अगर मान लो आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लिखना होगा तो फिर आप उसे लिखते तो ज्यादा स्टेबल होता। अब ज्यादा स्टेबल कौन, सेकेंडरी कार्बन रेडिकल बन रहा है और यहाँ पे प्राइमरी कार्बन रेडिकल बनता। और तो सर मैंने बताया था टर्सरी रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। वही रिएक्शन इंटरमीडिएट में बताया था ना मैंने। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी। तो फिर स्टेबिलिटी इनमें से किसकी ज्यादा होगी, इसकी। तो मेजर प्रोडक्ट भी कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब लार्ज अमाउंट में, माइनर प्रोडक्ट का मतलब स्मॉल अमाउंट। ओके, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड प्रिपरेशंस को आगे पढ़ने से पहले मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड बनाने की बात कर रहा था। तो देखो फॉर एग्जांपल कोई एल्केन है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, नंबर ऑफ मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कितने मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने वाले। फॉर एग्जांपल मैंने पहला ले लिया CH3 CH2 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 CH3। देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो ये सिमेट्रिकल है, बीच से काटोगे तो तीन पार्ट अगर तीन ही इधर आ गए। तो कोई भी पार्ट अगर सिमेट्रिकल होता है तो उसके एक हाफ में आप जितने भी कार्बन है उन पर हेलोजन लगा दीजिए, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। कितने, 1 2 3। चाहे इन तीन पे लगा लो चाहे इन तीन पे बना लो, सेम बनने वाले। मैं इसके तीन प्रोडक्ट बनाता हूँ, देखो CH3 CH2 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 Cl।
नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो हेक्सेन। दूसरा देखो, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, इस पे लगा दिया क्लोरीन, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हेक्सेन। सिमिलरली मैंने ले लिया CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, तीसरे पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो हेक्सेन। अब देखो यही आपने अगर क्लोरीन यहाँ पर लगाने की कोशिश करी तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से 3 क्लोरोहेक्सेन यहाँ लगाई तो 2 क्लोरोहेक्सेन यहाँ लगाई तो 1 क्लोरोहेक्सेन। आईयूपीएसी नेम सेम तो फिर कंपाउंड भी सेम होगा, इसलिए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे यहाँ पर, 3 प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देखें। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3, CH2, 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 CH3, 5 कार्बन। अब देखो इसमें, अब इसको अगर बीच से डिवाइड करें तो देखो सिमेट्री ऐसी सिचुएशन में मिलेगी, 2 कार्बन अगर 2 कार्बन अगर, तो ऐसी सिचुएशन में सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो हमने 2 यहाँ पे बन लगा लिए, 2 यहाँ पे, कोई से भी 2 बनेंगे। और जिस कार्बन को लेकर के अगर आप काट रहे हैं तो उस कार्बन का भी एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर भी अगेन कितने बनने वाले हैं, 3। एक यहाँ पर CH3, CH2, 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 Cl। दूसरा CH3, CH2, बॉन्ड लगाए या ना लगाए मैटर नहीं करता, कंडेंस्ड फॉर्म में बॉन्ड नहीं लगते। CH2, CH, Cl, CH3, CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, ये हो गया 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। अब यहाँ पे आ गया तो नंबर इधर से वापस हो जाएगी, फिर से 2 क्लोरोपेंटेन मिल जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोपेंटेन, इसका 2 क्लोरोपेंटेन, इसका 3 क्लोरोपेंटेन। तो देखो एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि अगर हमें आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आती होती तो हम क्या करते, देखो भाई यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी लगा देते कि भैया देखो यहाँ पे अलग था, ये अलग कार्बन। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग आती है इसलिए हमें पता चल गया कि ये दोनों कार्बन कैसे हैं, सेम, या ये दोनों कार्बन कैसे हैं, सेम, क्योंकि इन पर कार्बन लगने पर आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। दूसरा देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखो एक कार्बन को यहां से तोड़ करके मैंने ऊपर लगा दिया। अब इस सिचुएशन में प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन गए, 3 प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स याद रखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं वो भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब इस सिचुएशन में कहीं सिमेट्री है नहीं, तो एक एक करके लगाते हैं, देखना जरा। पहला मैंने बनाया इस हाइड्रो, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया तो CH2, CH, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, नाम क्या हो जाएगा, देखो 4 कार्बन की चेन, एक क्लोरो है एक मिथाइल है, क्लोरो को पहले लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली जरा समझना, यहाँ पर चाहे मैंने लगाया या यहाँ लगाता, यहाँ पे लगाता तो ये 4 कार्बन की चेन, पहले पे क्लोरो दूसरे पे मिथाइल, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या है, सेम, तो इन दोनों में से किसी एक पे लगाते थे, मैंने लगा दिया। दूसरी सिचुएशन देखो, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, CH3, C, CH3, CH2, CH3, यहाँ पे लगेगा Cl, नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन, सेकंड पे क्लोरो सेकंड पे मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो जरा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो देखिए क्या होगा, CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3, 4 कार्बन की चेन, इधर से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन सब ग्रुप को, इधर से करेंगे तो भी सेकंड, लेकिन क्लोरो के C को सेकंड पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे मिथाइल के M को, तो इधर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां से भी हेलो हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगा देते हैं, जरा देखिए क्या मिलेगा, CH3, CH,
CH3 CH2 CH2 Cl। देखो 4 कार्बन की चेन, पहली पोजीशन पे हैलोजन है तो 1 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। देखिए चारों ही केसेस में आईयूपीएसी नेम अलग है। यहाँ 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो यहाँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। तो चारों कंपाउंड्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। तो क्या आप इस तरीके से बता पाएंगे कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH3। बताइए यहाँ पर कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे? तो देखो इस केस में जरा देखो, चाहे इसे लो चाहे ये लो चाहे ये लो या ये लो, किसी भी हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हर कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। पहले पे क्लोरो तो 1 क्लोरो, दूसरे पर 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और आप कहीं पे भी हैलोजन लगा दो, यहाँ पे लगाओगे तो ये वाली 3 कार्बन की चेन 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, यहाँ पे चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं तो कहीं भी लगाएंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कोई और प्रोडक्ट सर बीच वाले कार्बन पे, भैया बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो हैलोजन कहां से लगेगा? तो ये वाले कार्बन, इस कार्बन पे कभी भी हैलोजन नहीं लग सकता क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए सिर्फ कितने प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे? ओनली 1। ओके, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। इसके ऊपर आपने क्या करा? क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, अगेन क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तीसरा CH3 CH 2 CH CH3 CH2 CH3, इसके ऊपर आपने क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। CH3 CH2 CH3, इसके ऊपर आपने क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। आपको बताना है कि इन केसेस में कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। ये 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, अब तक के जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं उनमें से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 2021 के सिलेबस से रिमूव हुए हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें, दैट इज द सॉलिड स्टेट, जिसमें आपने लास्ट में 2 टॉपिक पढ़े थे। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स on the basis of magnetic properties। चैप्टर नंबर 2 में दैट इज द सॉल्यूशन, उसमें आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन हॉफ फैक्टर। ये आपके 2021 के सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, और ये दोनों टॉपिक्स भी आपके 2021 के सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में डिफेक्ट्स तक पढ़ना है, उसके बाद के टॉपिक को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना।
जो है जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी, फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ये सारे की सारी चीजें दे रखी हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर को खत्म करने के बाद हमने कंसेप्ट ऑफ एब्नॉर्मल मोलर मास एंड क्वांटम फैक्टर स्टार्ट किया था। उस कंसेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको नहीं करने आगे से। अच्छा, इसका मतलब क्वांटम फैक्टर का मतलब था आई, तो आई जितने भी न्यूमेरिकल्स में लग रहा था, जहां पे भी क्वांटम फैक्टर आ रहा था, वो कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मतलब अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमेशा आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा, कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक नहीं होगा, कभी भी वो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो आई नहीं लगेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। जो रनिंग में आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें जो टॉपिक है वो मैं वैसे ही लास्ट में एक टॉपिक है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनके कुछ यूजेस दे रखे हैं, क्लोरोफॉर्म है, डीईटी है, वो सारे के सारे कुछ दे रखे हैं, वो टॉपिक आपका रिलेट हुआ है। ठीक है, बाकी के जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनमें से जो जो पोर्शन हटा है वो मैं वहीं पे आपको मेंशन कराता जाऊंगा। 3 चैप्टर हैं जो कंप्लीटली रिमूव हुए। एक चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर, चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिलीट हो गए फॉर 2021 ओनली। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चैप्टर तो हटे गए, अब हमारे सिर्फ 13 चैप्टर बचे हैं। उनमें भी हर चैप्टर में जो भी टॉपिक्स रिमूव हुए उनको मैं साथ के साथ मेंशन कराता जाऊंगा। अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े थे उनके लिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, बाकी ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए ये आपको होमवर्क में करने